गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने 5th चैप्टर पे आए हुए थे, एग्रीकल्चर। हमने पहले आखेट के बारे में पढ़ा था, संग्रहण के बारे में हमने बात की थी कल, और हमने कल पशुचारण के बारे में बात की थी। आज हम कृषि की प्रक्रियाओं को समझने वाले हैं कि विभिन्न प्रकार की कृषियाँ कौन कौन सी होती हैं। उनका स्टार्ट करते हैं और एक एक कृषि का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे किस प्रकार से, पूरी डिटेल में भी। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कृषि। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां आपको देखने को मिलती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना तथा पशुचालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं। जो भी कोई भी हम कृषि करते हैं वो क्या भौतिक, सामाजिक या फिर आर्थिक दशाएं होती हैं जिससे वो प्रभावित होती हैं। आप कह सकते हैं जैसे फिजिकल फैक्टर में यदि हम बात करें कि भाई वहाँ पर हम बात कर सकते हैं वहाँ का क्लाइमेट किस प्रकार का है। क्लाइमेट में भी हम डिस्कस करेंगे रेनफॉल कितनी होती है, हमारा टेम्परेचर कितना रहता है, हमारी सॉइल किस प्रकार की है, तो ये डिफ़ाइन करता है। सामाजिक प्रक्रिया में देखते हैं कि भाई आपके पास आप रख सकते हैं मतलब क्या क्या आपके मतलब सोच के हिसाब से कौन सी फसल आप चाहते हैं कि भाई हमें ये बोनी चाहिए। आपकी थॉट डिफ़ाइन करती है कि भाई आप कौन सी फसल आप बोना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक और फैक्टर है इसके अंदर आर्थिक, कि आपके पास पैसे भी हैं, ये भी डिफ़ाइन करेगा कि भी कितने पैसे हैं, उस हिसाब से आप एग्रीकल्चर बोने का प्रयत्न करेंगे भी। तो विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं और इसके साथ साथ जो पशुपालन होता है वो भी काफ़ी हद तक डिफ़ाइन कर रहा कुछ फसलों को लेकर कि यहाँ पर अगर मोटे अनाज जो एक फसल की जा रही है तो हमें साथ के साथ पशुओं का भी वहाँ पर पालन किया जाता है भाई। तो हम बात करेंगे आज मुख्य प्रणालियों की। आज सिर्फ हम एक ही कृषि के बारे में बात करेंगे, निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादकों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग होता है। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। देखो सब निर्वहन कृषि का मतलब क्या है, इसको कहते हैं हम सब्सिडेंसरी एग्रीकल्चर। इसका मतलब मोटे तौर पर आपने एक ध्यान रखना है कि भाई ये कृषि इसलिए की जाती है ताकि अपनी जो है घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके। ठीक है, इनका पर्पज़ ये नहीं होता कि वो बेचने के उद्देश्य से इससे की जाती है। उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि अपने खुद के पेट के लिए वो क्या हमारे खाने के लिए, खुद के पेट के लिए उगाई जाती है। यदि हम बात करें कि जो लोकल जो स्तर है तो स्थानीय जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करते हैं और सारे के सारे रिसोर्सेज का प्रयोग करके तभी वो इतना ही प्राप्त कर पाते हैं कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ही हो सके। उसके बाद हम इसको 2 प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहले आदिकालीन निर्वाह कृषि होगी और फिर हमारी क्या है, एक गहन कृषि होगी भाई। गहन निर्वाह कृषि की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि की बात करेंगे। यह कृषि स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय में की जाती है। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, ये आप लोग सभी जानते हैं। यह आदिम जो लोग होते हैं उनके द्वारा कृषि की जाती है। इसका क्षेत्र है अफ्रीकी, दक्षिणी मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंध और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं जो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम जो बात करते हैं, आपको मानचित्र भेज दिए गए हैं, मानचित्र के ऊपर शो करें तो आपको वहाँ पर ये बहुत ही आसानी की तरह से दिखाई दे जाएगी भाई। इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत और उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। यहीं तक बताते हैं आपको। सबसे पहले भाई इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो वृक्ष होते हैं या फिर वनस्पति होती है, वृक्षों की इसमें बात आती है। सबसे पहले वृक्षों को क्या है, ऊपर से काट लिया जाता है, काफ़ी ऊंचाई की तरफ से काटा जाता है ताकि जो उनको जलाया जाता है फिर, ताकि उनसे जो है राख ज़्यादा प्राप्त हो सके। और जब ये राख यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी जलने के बाद तो इसके अंदर बीज डाल दिए जाते हैं और इसके बाद वहाँ पर कृषि की जाती है भाई मोटे तौर पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कहते हैं कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन का मतलब यहाँ पर काटा, हमने काटा वनस्पति को, और दहन मतलब जलाना था, हमने जलाया, तो इसलिए कर्तन एवं दहन एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है। या फिर इसको इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न कहा जाता है। स्लैश मैंने काटना और बर्न मैंने जलाना। इसमें बोए गए क्षेत्र में बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली और फावड़े द्वारा की जाती है। कुछ समय पश्चात जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है, कृषक नए क्षेत्रों में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं और कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाले कृषि क्षेत्रों पर कृषि करने आ जाते हैं। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी यह समस्या आती है, एक क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता बहुत कम होती जाती है और जिससे झूम का चक्कर, आग लगा कृषि तैयार करना छोटा होता जाता है। ठीक है, एक सिंपल सी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि भी यहाँ पर कोई नवीनतम प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होगा। जैसे कि हमने बात की कि आदिम जो लोग होते हैं वो इस कृषि को करते हैं, इसलिए जो प्राचीन प्रक्रिया है जैसे लकड़ी है, लकड़ी के जो हमारे आप कह सकते हैं जो यंत्र हैं जो कृषि के अंदर उपयोग होते हैं तो उन्हीं का वो उपयोग करते हैं।
पुरानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और कुछ समय तक ही गुड्स के ऊपर कृषि कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आप कह सकते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह का उपयोग नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है कि एक समय के बाद कुछ ये क्या हो जाएगी, इसकी उर्वरकता शक्ति ख़त्म होती चली जाएगी। उसके बाद वो फर्टिलिटी लूज करने के बाद वहाँ पर कृषि करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या वो स्थान को छोड़कर आगे फिर वहीं से वृक्षों काटेंगे, फिर जलाएंगे, फिर एग्रीकल्चर करेंगे, फिर उसके बाद क्या है दोबारा से वही प्रक्रिया होगी। और एक समय के साथ साथ आप क्या है ये होता है कि जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी दोबारा से फिर वो उसी स्थान पर आ जाएंगे, क्योंकि जब तक वो जलाते हैं तब तक क्या आपको देखने को मिलेगी, जलाया उसके बाद आगे चले गए तो तब तक क्या वापस वहाँ पर वृक्ष उगा जाते हैं, इसलिए वनस्पति आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए क्या है कि वो जब वापस आते हैं तो एक चक्कर सा स्टार्ट हो जाता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ से उन्होंने पहली बार वृक्ष काटे थे, जहाँ पर एग्रीकल्चर करना शुरू की थी, तो उसके बाद वापस उसी स्थान पर दोबारा से भी वो लोग आ जाएंगे। तो एक ये पूरा का पूरा साइकिल भी इसके अंदर होता है। अभी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में से अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में से झूमिंग, मध्य मेक्सिको में मिल्पा, मलेशिया और इंडोनेशिया में लादांग और इसको लद्दांग कहते हैं। अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और अन्य क्षेत्रों का पता लगाइए जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है और इसे अपने नामों से जाना जाता है। भाई देखो वैसे तो आप लोग पढ़ के आए हैं, आप लोगों को पता होगा कि इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए जब सबसे फेमस जो नाम है इसका झूमिंग का नाम रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य अमेरिका की और मैक्सिको की बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं आप, मिल्पा कहते हैं। इसके साथ साथ अगर यदि हम बात करें ब्राज़ील की बात कर लें इससे, तो ब्राज़ील में इसको रोका कहा जाता है। यदि मध्य अफ्रीका की बात करें तो इसको मसोले कहा जाता है। फिलीपींस में बात करें तो चैनगिन कहा जाता है। इसके बाद क्या है इसमें यहाँ पर इंडोनेशिया की बात की लादांग है या लद्दांग कहा जाता है। तो इसके जो लोकल नाम है वो है ओंडू पोंडू, जैसे कि हमारे भारत में और लोकल स्तर पर नाम है, लेकिन फेमस जो हमारे लिए उत्तरी भारत में इसको झूमिंग कृषि के लिए कहा जाता है, ये आपने याद रखना। तो ये इसके लोकल नामों से पुकारा जाता है भाई। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी जो एग्रीकल्चर है गहन निर्वाह कृषि, यह एक मानसूनी एशिया वाले देशों में की जाती है। आप इसको मार कर लें, इसको याद कर लेना, आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से। देखो क्योंकि आप नीचे की तरफ देखें ये कृषि ये सारा का सारा क्या है, एशिया, मानसून एशिया है और दक्षिणी एशिया ये आप कह सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया इसको कह सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो भूमि होती है वो भूमि का टुकड़ा क्या छोटा होता है, लेकिन वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो जनसंख्या घनत्व है वो तो ज़्यादा देखने को मिलेगा और एक लैंड छोटी होती है। तो उन क्षेत्रों में क्या गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो इनका भी मुख्य तौर पर पर्पज़ क्या रहता है, वो भी इनका मुख्य पर्पज़ क्या अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। इसके बाद इसको दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले चावल प्रधान और एक चावल रहित। तो एक तो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चावल का उत्पादन होता है, जैसे आपको यहाँ पर ज़्यादा डार्क में दिखाया गया कि केवल चावल उत्पादन करते हैं। फिर एक है कि भी चावल को छोड़कर किसी अन्य प्रकार की फसल वहाँ पर उगाई जाती है। हम बात करते हैं सबसे पहले चावल प्रधान की। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है एवं कृषि कार्य में कृषकों का संपूर्ण परिवार लगता है। भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक उपयोग महत्व रहता है। तो हमने जैसे बात की कि इसका भी मुख्य उद्देश्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, घनत्व वहाँ पर, और खेतों का आकार आपको छोटा देखने को मिलेगा। सारा का सारा परिवार उनका लगा रहता है और वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जैसे परिवार सारा लग गया तो वहाँ पर श्रम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए क्या यंत्रों का काम वहाँ पर कम लिया जाता है भाई। इसके बाद क्या है कि जो इसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए क्या पशुओं का गोबर है या हरी खाद वगैरह जो अन्य प्रकार की जो खादें उनका वो उपयोग करते हैं भाई। और इसमें क्या है कि प्रति इकाई उत्पादन अधिक होगा परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम रहेगा। अगर हम बात करें कि भी ओवरऑल की बात करें तो प्रति इकाई उत्पादन तो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक कृषक के हिस्से में क्या वो बहुत ही कम आता चला जाएगा, क्योंकि हमने बात की कि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या आपकी बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती चावल रहित निर्वाह कृषि। मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा और अन्य भौगोलिक कारकों की विभिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्राय संभव नहीं है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान में गेहूँ, सोयाबीन, जौ और सौरपन बोया जाता है। भारत में सिंध गंगा के मैदान में पश्चिमी भाग में गेहूँ और दक्षिणी पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में ज्वार और बाजरा बोया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें, देखो सीधी सी बात है कि भी किसी फसल के लिए क्या, जैसे ऊपर की बात की थी मैंने, जलवायु चाहिए होती है, मृदा चाहिए होती है, उचावत चाहिए होता है।
जैसे कि आप लोग पढ़ के आते हैं कि भाई तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, मृदा कैसी चाहिए उसको, या फिर उसका क्या धरातल किस प्रकार से, वो डिफ़ाइन करते हैं। आप उसकी एग्रीकल्चर कर पाते हैं या नहीं पाते। तो इसी बेस में क्या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं इस मानसून एशिया के अंदर कि वहाँ पर वो टोपोग्राफी अनुकूल नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट अनुकूल नहीं है कुछ क्षेत्रों के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि मृदा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जिससे क्या इस चावल को उगाया जा सके। इसलिए उन क्षेत्रों में क्या करते हैं कि धान को छोड़कर कोई अन्य प्रकार की जो है गेहूँ आप कह सकते हैं जो फसल उगाई जाती है, उसमें जो गेहूँ जो है सबसे प्रमुख रहता है। गेहूँ के साथ सोयाबीन है, जो है ज्वार है, बाजरा वगैरह आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम भारत की बात करते हैं कि भी हमारे यहाँ पर गेहूँ, और दूसरे हम बात करते हैं यहाँ पर क्या ज्वार बाजरा बहुत बड़ी मात्रा में हमारा इसी प्रकार से उगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें, इस प्रकार की अधिकतम विशेषता वो ही हैं जो चावल प्रधान कृषि की होती है। केवल अंतर यहाँ कि इसमें सिंचाई की जाती है। अब सिर्फ एक और जो अंतर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं वही आपको देखने को मिलेगा कि उस पोर्शन के अंदर जो रेनफॉल बहुत बड़ी मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। लेकिन इन क्षेत्रों के अंदर क्या है कि भी जो है रेनफॉल क्या कम हो जाती है। इसी वजह से भी क्या है वो थोड़ा सा धान की फसल को छोड़कर कोई हमारी जो है इन दूसरी फसलों के ऊपर फोकस करते हैं। और इसके साथ साथ क्या कि अब जैसे ही वहाँ पर आप कह सकते हैं कि भी अब रेनफॉल घटी है, तो इसके साथ साथ क्या है कि वो उन्हें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। और सिंचाई के माध्यम से ही वो क्या अपनी एग्रीकल्चर को डिफ़ाइन करेंगे भी, या फिर उसको कंप्लीट करेंगे। सिंपल सा तरीका। बस भैया आज के लिए काफ़ी, आगे की और बाद में देखेंगे।